आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा के चुनाव में साल भर से भी कम का वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं। वहीं समाजवादी पार्टी भी धुआंधार कार्यक्रम कर रही है, जहां नैमिषारण्य में आयोजित समाजवादी पार्टी के 2 दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज प्रशिक्षण शिविर के समापन सत्र को संबोधित करेंगे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। गौरतलब है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव शुक्रवार को 2 दिवसीय सीतापुर दौरे पर पहुंचे थे। बता दें कि शुक्रवार को नैमिषारण्य पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चक्र तीर्थ पर पूजा अर्चना की, फिर मां ललिते के दर्शन किए थे। इस दौरान उनके साथ सीतापुर जिले सपा नेता व पूर्व विधायक रामपाल राजवंशी, अनूप गुप्ता सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव 10 बजे प्रशिक्षण शिविर पहुंचेंगे। प्रशिक्षण शिविर में नेताओं कार्यकर्ताओं से संवाद होगा। लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी में जुटी समाजवादी पार्टी लोक जन जागरण यात्रा भी निकालेगी। नैमिषारण्य से सिधौली तक होने वाली इस यात्रा की अगुवाई स्वयं अखिलेश यादव करेंगे। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, नैमिषारण्य में आज दूसरे दिन का कार्यक्रम है जिसमें अखिलेश यादव शामिल होंगे। क्या कुछ पूरा कार्यक्रम है, क्या कुछ जानकारी? जी मयूरी, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो प्रशिक्षण शिविर का आयोजन नैमिष धाम में किया गया है, उसका आज समापन और दूसरा दिन है। आपको बताया कि कल पहला दिन था, कल आगाज हुआ इस कार्यक्रम का, जिसमें प्रदेश भर से अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से, चाहे बात की जाए जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, या बात करें तो कहीं ना कहीं जो पूर्व विधायक है, पूर्व विधान परिषद के सदस्य हैं, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं, तमाम जो पुराने समाजवादी नेता हैं, उनको एक छत के नीचे लाकर और कहीं ना कहीं सपा इस शिविर के माध्यम से उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार करना चाहती है। इसी मकसद से अगर बात की जाए तो कल आपने देखा कि शिविर का शुभारंभ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रामगोपाल यादव और सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव के द्वारा किया गया। शिवपाल यादव साफ तौर से जो तमाम कार्यकर्ता इस शिविर में पहुंचे हैं, उनको गुरु मंत्र देते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में कैसे रोका जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं गुरु मंत्र दिए। साथ ही साथ बूथ मैनेजमेंट को लेकर भी एक कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए गए। अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी 2017 से लगातार कहीं ना कहीं देखें तो सत्ता से बाहर होती जा रही है और उसका ग्राफ जो है वो विधानसभा चुनाव में बढ़ा है और निकाय चुनाव में एक शर्मनाक हार सपा की हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 17 मेयर सीटों में से 17 पर भारतीय जनता पार्टी काबिज की हुई है और कहीं ना कहीं ये सपा के लिए चुनौती का विषय है। और आज अगर बात की जाए तो आज समापन है। समापन में बात करें तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अगर बात करें तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव नैमिष धाम पहुंच गए हैं, जहां आज वो देर शाम कार्यकर्ता के होटल रेस्टोरेंट का शुभारंभ भी करेंगे। आपको बता दें कि आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो कार्यकर्ताओं को जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार शिवपाल यादव कह रहे हैं कि बूथ अध्यक्ष और साथ ही साथ जो पर्चा प्रमुख है, उसके तौर में सपा में हम कुछ नई इकाइयों का गठन करेंगे। आज के कार्यक्रम में कौन-कौन लोग शामिल हो रहे हैं? अधिवक्ता सभा हो, जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज समाजवादी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता समापन समारोह में शिरकत कर रहे हैं। सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, साथ ही साथ राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव और मिल्की से विधायक अवधेश प्रसाद सिंह और साथ ही लखनऊ मध्य के विधायक रविदास मल्होत्रा, सपा के मुख्य सचेतक मनोज पांडे समेत तमाम कई बड़े नेता आज शिरकत करेंगे। अगर बात की जाए तो आज कहीं ना कहीं पन्ना प्रमुख और पर्चा प्रमुख के तौर में सपा एक नई इकाई का गठन कर सकती है। और बात करें तो आज के इस कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के संबोधन के बाद
कार्यकर्ता आगे की दशा दिशा सपा के लिए तय करेंगे। जी विवांशु, समाजवादी पार्टी आज लोक जन जागरण यात्रा भी निकालेगी, इसका क्या मकसद है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो 2024 चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपने अपने अभियान निकाल रहे हैं। एक महीने के भीतर सपा का दूसरा अभियान चल रहा है और इसके ठीक बाद लोक जागरण यात्रा सपा निकालेगी, जिसमें कहीं ना कहीं जाति जनगणना और सामाजिक न्याय को लेकर इस कहीं ना कहीं अभियान की शुरुआत की जाएगी। अगर बात करें तो इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के 75 जिलों में सपा के कई शीर्ष नेता जो फाइंड आउट किए गए हैं, जिन्हें पर एक सूचीबद्ध तरीके से उनके नाम तय किए गए हैं, वो प्रदेश के अलग अलग कोने जाएंगे और सामाजिक न्याय और जाति जनगणना के मुद्दे पर आम जनता को जगाने का प्रयास करेंगे। जी विवांशु, समाजवादी पार्टी ने नैमिषारण्य ही क्यों चूज किया कार्यक्रम के लिए? मयूरी, अगर बात की जाए तो हाल फिलहाल में आपने देखा कि समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं रामचरितमानस विवाद को लेकर एक कहीं ना कहीं विवादों में घिरी रही। उसके ठीक बाद अब नैमिष धाम से एक मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा करने के बाद, नैमिषारण्य का धाम करने के बाद यात्रा संपन्न होती है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार नैमिष धाम का एक अलग ही महत्व है। तो अपने सॉफ्ट हिंदुत्व का परिचय देते हुए कहीं ना कहीं सपा यहां से अपने अभियान की शुरुआत की है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस चाल से आम जनता को कितना रास आता है। जी धन्यवाद विवांशु, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। लखीमपुर खीरी के दुधवा में एक के बाद एक 3 बाघों की मौत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को मैलानी रेंज में एक और बाघ का शव मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना और अपर मुख्य सचिव को तत्काल दुधवा नेशनल पार्क जाकर जांच करने और रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए। सीएम के निर्देश के बाद आनन फानन में वन मंत्री समेत सभी अधिकारी शुक्रवार रात ही दुधवा पहुंच गए। उधर शासन ने अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक सुनील चौधरी को मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पद से हटा दिया है। हालांकि प्रोजेक्ट टाइगर की जिम्मेदारी उनके पास ही बनी रहेगी। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, दुधवा में 10 दिन में 3 बाघों की मौतों से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए मयूरी, सबसे बड़ी पहली बात मैं आपको बता दूं कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और करीब 490 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 100 से अधिक बाघ यहाँ पर हैं जो कयास लगाया जा रहा है। तो बंगाल में बाघों की जब महत्वता वहाँ ज्यादा लोग बाघ बढ़ गए थे, तो उसके बाद यहाँ पर ये दुधवा उद्यान पार्क बनाया गया। लखीमपुर खीरी में स्थित है। यहाँ पर 3 बाघों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ और 10 दिन के अंदर हुआ, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया है। और वहाँ के जो अधिकारी हैं, अगर उनकी बात की जाए, उनकी अगर मानी जाए, तो उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो पहले बाघ की मौत हुई थी वो बाघ संघर्ष कर रहा था दूसरे बाघ से, इस वजह से उसकी मौत हुई थी। उसके बाद फिर दूसरी बाघिन की मौत होती है, वो भी एक संघर्ष बताया जा रहा है। अब हाल फिलहाल में जो तीसरे बाघ की मौत हो गई है, उसका 6 से 7 वर्ष उसकी उम्र बताई जा रही है और आधा शरीर उसका जो है पानी में डूबा हुआ था, जिसको लेकर के उसकी मौत बताई जा रही है। तो ये कई बिंदुओं पर वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने काफी इस पर नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करने के बाद वन मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना को और वन विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, उनको मौके पर जाने के लिए कहा और मौके पर जा करके वहां पर जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री में को सौंपने की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार 10 दिन में 3 बाघों के मरने का सिलसिला शुरू हुआ, ये कहीं ना कहीं ये बहुत ही भयावह स्थिति बनती जा रही। इसके लिए उपरोक्त अधिकारी जांच में लगे हुए हैं। अब यह जांच में पता चलेगा। फिलहाल अभी पोस्टमार्टम के लिए बाघ का जो मृत शरीर है वो गया है। बाघ का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मौत किन कारणों से हो पाई है। तो रितेश, इन मौतों का जिम्मेदार किसे माना जाए? इससे पहले भी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई थी तो उसमें बाघों के शरीर पर चोट के निशान पाए गए थे। देखिए मयूरी, जो पहले बाघ की जो मौत हुई थी तो उसमें अधिकारियों ने ये बताया है, जो जानकारी दी है कि बाघ का जो पूरा शरीर था, उसके शरीर के सारे अंग
मिल गए थे, जिससे ये जो शिकार का मामला नहीं आता, यहाँ पर कोई अवैध शिकार का मामला उजागर नहीं हो रहा है। लेकिन सभी बिंदुओं को लेकर जांच करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं। दूसरी कयास यह भी लगाई जा रही कि कहीं भूख से तो नहीं बाघों की मौत हुई है, या यह कारण हो सकता है। दूसरा, जो अधिकारी साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बाघों का संघर्ष था, आपसी संघर्ष है, जिसकी वजह से बाघ की मृत्यु हुई है। और बाघ वो भी जो तीसरे बाघ की जो मौत हुई है वो 6 से 7 साल उसकी उम्र बताई जा रही थी। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। जिस तरीके से वन्य जीव के जो प्राणी हैं वो उनका मरना और बाघ का मरना, ये काफी चिंताजनक है, बेहद अफसोसजनक है। तो मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है और उन्होंने तत्काल वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना को वहां पर भेजा और रात शुक्रवार अरुण कुमार सक्सेना वहां पर पहुंचे भी हैं और एक समिति बना करके वहां पर पूरी तरीके से जांच भी की जा रही है। अब जांच में क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी देखा जाएगा। तो वहां के जो अधिकारी हैं उनका अभी साफ तौर पर यही कहना है कि अभी जो मौतें हुई हैं वो मौतें केवल आपसी संघर्ष से हुई हैं। तो अभी कोई इसमें अवैध शिकार का मामला सामने नहीं आ रहा है। फिलहाल तो जांच का आधार बनाया जा रहा है, उसमें अवैध शिकार को भी शामिल किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि आखिर शिकार कैसे हो रहा है, कैसे बाघ मर रहे हैं और क्या कारण हो रहा है। इसके लिए पूरी तरीके से जांच वहां पर जाकर टीम लगाई गई है। जी रितेश, जिस तरह आप बता रहे हैं कि इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है और जांच के आदेश दिए हैं, रिपोर्ट सौंपने की निर्देश दिए हैं, तो ये रिपोर्ट कब तक सौंपनी है? देखिए 7 दिन का वक्त दिया गया है। 7 दिन में मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो जांच रिपोर्ट है, जो भी तथ्य है उसको स्पष्ट किया जाए, स्पष्ट करके उनको रिपोर्ट सौंपी जाए। अब ये रिपोर्ट में जो 2 बाघों का जो है वो आ चुका है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, उसमें चोट के निशान पाए गए हैं, सर पे चोट के निशान पाए गए हैं। तीसरे बाघ की जो मौत हुई है उसमें जब वहां पे अधिकारी पहुंचे थे तो उसका आधा शरीर पानी में लटका हुआ था, जिससे वो मृत पाया गया है। तो उसके सर पे चोट का निशान भी बताया जा रहा है। तो अब कुल मिलाकर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर ही सारा मामला टिका हुआ है। फिलहाल अधिकारी अपने स्तर से भी जांच कर रहे हैं। अब जांच में स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर 3 बाघों की मौत 10 दिन के अंदर, यानी 2 सप्ताह के अंदर 3 बाघों की मौत, तो ये बड़ा चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से दुधवा नेशनल पार्क में 100 से अधिक बाघों की होने की आशंका जताई जाती है कि वहां पर बाघ वन्य जीव प्राणी वहां रहते हैं और पूरा एक टाइगर जोन है, तो इसको लेकर के वहां पर सख्ती भी बरती जा रही है और एहतियात भी बरता जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये अपने अधिकारियों को और अपने मंत्री को निर्देशित भी कर दिया है कि वहां पर एहतियात बरतें और दूसरी घटना इस तरीके की ना होने पाए और जांच रिपोर्ट जल्द से जल्द उन्हें पेश करने की बात कही जा रही है। जी धन्यवाद रितेश, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान अक्सर खबरों में बने रहते हैं, कभी अपने ऊपर लदे मुकदमों को लेकर तो कभी अपने बयानों को लेकर। आजम खान की चर्चा अक्सर सुनने को मिल जाती है। अभी पिछले ही दिनों आजम खान एक पुलिस अधिकारी को एहसान याद दिलाते दिखे थे। यह वीडियो काफी वायरल हो गया। अब एक बार फिर आजम खान एक पुलिस अधिकारी पर तंज कसते नजर आए। अब इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि आजम खान शुक्रवार को 2 जन प्रमाण पत्र वाले मामले में पेशी में पहुंचे थे। उनके साथ बेटे अब्दुल्ला आजम भी थे। इसी दौरान कलेक्ट्रेट परिसर में आजम खान पुलिस के जमावड़े को देखकर भड़कते नजर आए। आजम खान ने पुलिस वालों को देखते ही एक इंस्पेक्टर गजेंद्र त्यागी से कहा कि आप ही लोग तो मरवाते हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवांशु हमसे जुड़ चुके हैं। विवांशु, आजम खान हमेशा से अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से उन्होंने पुलिस वालों को देखकर बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि आप ही लोग मरवाते हैं। किस तरह से देखा जाए इस बयान को? जी बिल्कुल मयूरी, अगर बात की जाए तो बीते दिन अगर देखें तो आजम खान एक बार पुलिस वाले से कहीं ना कहीं एहसान याद दिलाते हुए नजर आए थे और कल वो दोहरे जन्म प्रमाण पत्र मामले में उनकी रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी हुई थी, जहां वो पुलिस वाले से एक बार फिर कहीं ना कहीं राजधानी लखनऊ के कोर्ट में हत्या के लेकर पुलिस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आप लोग ही मरवाते हैं, जिसके बाद पुलिस की तरफ से भी कहा गया कि हम कैसे मरवाते हैं। आमतौर पे आजम खान को सटाए यानी कि कटाक्ष के तौर पर अपने बयान
देते हुए नजर आए हैं। एक बार फिर अगर बात की जाए तो आजम खान की सदस्यता रद्द होने के बाद वो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी का 21 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल रामपुर के डीएम से और साथ ही साथ तमाम अधिकारियों से मिलने गया था। उस वक्त आजम खान अपनी गाड़ी रोककर वहां के एक पुलिस के अधिकारी से कहीं ना कहीं गुफ्तगू करते हुए नजर आए थे। और कल अगर बात करें तो एमपी एमएलए की पेशी के दौरान पुलिस के इंस्पेक्टर गजेंद्र से एक कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग ही मरवाते हैं। तो इससे साफ है कि कहीं ना कहीं मयूरी जो राजधानी लखनऊ के न्याय के मंदिर में हत्या हुई है, जिसमें कहीं ना कहीं देखें तो जज साहब अपने तराजू से जो न्याय देते हैं उससे पहले ही अपराधी को मार दिया गया। इसको लेकर आजम खान उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं इशारों में। अब देखने वाली बात होगी कि आजम खान के इस बयान पर क्या अन्य नेताओं का कैसा पलटवार होता है। जी विवांशु, जिस तरह से आजम खान बयान दे रहे हैं कि आप ही लोग तो मरवाते हैं, क्या ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी कहीं ना कहीं डर सता रहा है अपनी मौत का? जी बिल्कुल, ये कहना अनैतिक होगा, मगर निश्चित तौर से आजम खान लगभग 27 महीनों की जेल सीतापुर में काट चुके हैं, जिसके बाद उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हुआ था। उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम भी जेल काट चुके हैं। और इन यातनाओं को हमेशा कहीं ना कहीं कहते हैं आजम खान की ये यातना है, और यातनाओं को लेकर वो हमेशा सवाल खड़ा करते हैं। एक बार फिर वो कहीं ना कहीं इनसे उनके बयानों से ये साफ है मयूरी कि जहां वो बीते दिन हिसाब बराबर करने की बात करते हुए नजर आए थे, एहसान याद दिलाते हुए बात करते हुए नजर आए थे, और अब पुलिस पर कहीं ना कहीं इस तरह के बयान से उनका जो पुलिस को लेकर एक खुन्नस है वो उनके बयानों में साफ नजर आता है। अब देखने वाली बात ये होगी मयूरी कि आने वाले दिनों में क्या आजम खान की जो राजनीतिक रसूख है, जो लंबे अरसे से एक राजनीतिक रसूख में उनकी सेधमारी करते हुए भारतीय जनता पार्टी उनके घर में अपना विधायक अपना सांसद बना चुकी है, तो क्या लोकसभा चुनाव में आजम खान लोकसभा में चुनावी मैदान में होंगे, वो तो वक्त बताएगा। मगर निश्चित तौर से आजम खान के इस बयान से उनकी जो पुलिस को लेकर एक खुन्नस है वो उनके बयानों में साफ तौर से देखा जा रहा है। जी धन्यवाद विवांशु, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।